आज के 9 जून के करंट अफेयर्स। लो प्रेशर एरिया ओवर बे ऑफ बंगाल। तो मॉनसून इस टाइम तुम्हारा एडवांस कर रहा है धीरे धीरे। रेनफॉल का जो कवरेज है, मतलब 1 जून को इंडिया में रेनफॉल लैंड करता है। केरला सबसे पहले होता है जहां पे मॉनसून आता है, साउथ वेस्ट मॉनसून। इसे कहते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून। ये भी बताता हूँ इसे क्यों कहते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून। सबसे पहले केरला में आता है, उसकी एक्सपेक्टेड डेट हमेशा 1 जून होती है केरला की। धीरे धीरे वो एडवांस करता जाता है। देखो एक कंसेप्ट हमेशा याद रखो, हवा जो मूव करती है, जो विंड की मूवमेंट है, हवा की मूवमेंट है, जो विंड की मूवमेंट है, वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर वाले एरिया में मूव करती है। जहां पे लो प्रेशर होगा वहां पे हवा भागेगी उस जगह को फिल करने के लिए। हमने साइक्लोन वाले में भी पढ़ा था कि साइक्लोन के बिल्कुल सेंटर में लो प्रेशर होता है, आसपास की हवा उसे कवर करने की कोशिश करती है आसपास, क्योंकि उससे कंपैरेटिवली हाई प्रेशर होता है, और बिल्कुल सेंटर में जो साइक्लोन की आई है वहां पे लो प्रेशर बनेगा। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे याद रखना, हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ऐसा क्यों होता है? देखो जहां पे लो प्रेशर होगा, एक मिनट, हाँ चलो, जहां पे लो प्रेशर होगा, लो प्रेशर कैसे बनता है? लेट्स सपोज ये लैंड एरिया है। अगर लैंड लगातार गर्म हो रहा है, हम कहते हैं ना कि गर्म हवा ऊपर उठती है और ठंडी हवा नीचे गिरती है। पर जहां पे गर्मी ज्यादा होगी, ये जो कोल्ड हवा, ठंडी हवा नीचे गिर रही थी, ये जल्दी गर्म होकर यहीं से मुड़नी शुरू हो जाएगी, धीरे धीरे और ऊपर को मुड़नी शुरू हो जाएगी, सर्कुलेशन शॉर्ट होती जाएगी। सर्कुलेशन शॉर्ट होगी ना, ये जो लैंड के बिल्कुल नीचे वाला एरिया है ना, यहाँ हवा की डेंसिटी बहुत ही कम हो जाएगी। और हवा की डेंसिटी बिकॉज कम है, ठीक है, हवा पतली होगी, यहाँ पे हवा की डेंसिटी कम है, तो इसे कहते हैं कि यहाँ पे प्रेशर कम हो गया। तो कौन सा एरिया बन गया? लो प्रेशर का। अब दूर से कोई, अब यही लगा के चलो एक ठंडा बर्फ वाला इलाका है, बर्फ, या चलो वैसे ही लगा लो सर्दियों का मौसम है, ये विंड का जो एक्सचेंज होना था ये स्लो होगा, बिकॉज नीचे वाली हवा जिसने वार्म होके ऊपर जाना था, ये बहुत धीरे धीरे हीट अप हो रही, तो ये राइज भी धीरे धीरे करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये साइकिल बहुत स्लो चलता है, यहाँ पे ये साइकिल तेज होता जाता है, इस कारण ये छोटा होता जाता है। तो फाइनली होता क्या है, यहाँ पे ये डेंसिटी हमेशा हाई बनी रहती है। तो जो कोल्ड एरियाज होते हैं उन वहां पे हमेशा हाई प्रेशर होता है, जहाँ पे गर्मी पड़ रही होती है, जो हॉट एरियाज होते हैं वहां पे लो प्रेशर होता है। ठीक है, इस चीज को, कंसेप्ट को याद रखना, लो प्रेशर टू हाई प्रेशर। इसी कारण जहाँ पे लो प्रेशर होगा, आसपास जहाँ पे भी कहीं पे हाई प्रेशर बना होगा, वहाँ की हवाएं लो प्रेशर की तरफ भागती हैं। ठीक है, अभी बिकॉज सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हो तो ब्रॉड कंसेप्ट याद रखो अभी के लिए। दूसरा, इसे साउथ वेस्ट मॉनसून क्यों कहते हैं? देखो साउथ, ये जो नाम होते हैं ना, ये हमेशा विंड की जो डायरेक्शन होती है उसके अकॉर्डिंग दिया जाता है। वो भी कैसे, किस साइड से ओरिजिनेट या किस साइड से हवा आ रही है, उस साइड का उसे नाम मिल जाएगा। अब ये इंडिया है, हमारा मॉनसून आता है इधर से, इवेंट जाती हैं ऐसे, इंडिया के ऊपर लो प्रेशर एरिया बना होता है, इंडियन ओशन बिल्कुल मतलब इक्वेटर की दूसरी साइड, वहां पे इंडियन ओशन में हाई प्रेशर होता है। ये सब कोई मानसून का डिटेल्ड कंसेप्ट है जो सब्जेक्ट ज्योग्राफी में पढ़ोगे। अभी के लिए, फिलहाल के लिए, ये हवाएं ऐसे आती हैं। अगर हम डायरेक्शंस का बनाए, नॉर्थ साउथ
ईस्ट और ये वेस्ट। तो हवाएं इस साइड से आ रही है ना, ये डायरेक्शन कौन सी होती है, साउथ वेस्ट। ठीक है, इस साइड से इधर को ऐसे हवा जा रही है ना, जिस साइड से आती है हवा इस साइड से आ रही है ना, इस कारण इन विंड्स, इस मॉनसून को हम कहते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून। इसके बाद हमारा जो सेकंड हाफ में होता है अक्टूबर नवंबर के टाइम ना, हमारी हवाएं यहाँ उल्टी चलनी शुरू हो जाती हैं। अभी देखो ये तमिलनाडु वाले एरिया में ना बारिश नहीं होती, ये साउथ वाले वेस्ट मानसून में तमिलनाडु वाले एरिया में बारिश नहीं होती। इसके लिए यहाँ से एक और मानसून शुरू होता है जो ऐसे यहाँ पे बारिश करवाता है, जो अक्टूबर नवंबर में होता है। वो हमारे यहाँ पे बारिश नहीं होती, वो सिर्फ तमिलनाडु और ये कुछ इधर वाले कोस्टल बेल्ट, बस इतनी को एरिया में बारिश होती है, और कुछ केरला के एरिया में। ठीक है, केरला की टिप वाले एरिया में बस इतनी को एरिया में बारिश होती है। अब उसकी डायरेक्शन क्या है, वो इस साइड से आ रहा है। ये कौन सी डायरेक्शन हुई, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून कहते होते हैं उसे। ठीक है, तो जो अक्टूबर नवंबर में, मतलब बाद में से देखने से डिटेल में पढ़ोगे, अभी के लिए बताने के लिए कि ये देखो विंड्स की डायरेक्शन उसी नाम से दी है, वो जिस साइड से आ रहे हैं। जो वापस आता है उसे नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, मतलब जो ऊपर से आता है, और जो नीचे से जो जो हमें अभी बारिश देगा वो है साउथ वेस्ट मानसून जो अभी आ रहा है। ठीक है, और इंडिया के लिए मेन मानसून साउथ वेस्ट मानसून ही है। अब ये बेसिकली लो प्रेशर एरिया क्या है कि अब ये देखो 5 जून और 10 जून के बीच में तुम घूम रहे हो ना डेट में, तो ये जो बीच का एरिया है यहाँ पे बरसात शुरू हो रही है। ठीक है, ये लाइनें ये चीज को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, ये 10 जून को यहाँ तक पहुंच जाएगा, मतलब तो ऑलमोस्ट हमारी 10 जून होने वाली है। ये देखो बंगाल वाला एरिया कवर कर जाएगा 10 तक। तो बे ऑफ बंगाल में बनने के कारण तुम्हारे कोलकाता और उसके अब आसपास की जगह पे अब जल्द ही बारिशें का मौसम एक्सपेक्टेड है, कि यानी कि वेस्ट बंगाल में बारिशें आनी शुरू हो जाएंगी। देखो ये दोनों बेल्ट में वेस्ट बंगाल का सारा एरिया कवर हो गया ना। बस किसी भी दिन बारिश आज भी शुरू हो सकती है, मतलब वहां पे मानसून शुरू हो गया। ठीक है, धीरे धीरे 15 जून तक ये वाला सारा एरिया कैप्चर कर लेगा। फिर 1 जुलाई के बीच बीच हमारे यहाँ नॉर्थ में, अगर हम दिल्ली भी मान के चलें बिकॉज हमारी कैपिटल है, इस कारण इंपॉर्टेंट शहर है, हमारे यहाँ पे मानसून ऑलमोस्ट 15 जून और 1 जुलाई, मतलब हमारे अगर पंजाब में लगा के चलोगे हमारे तो 1 जुलाई के पास आता है मानसून। प्रॉपर मानसून जो है वो 1 जुलाई को आता है। ठीक है, तो देख लो कहाँ पे 1 जून को मानसून शुरू हुआ था, और बिल्कुल ये जो लास्ट हमारी बेल्ट है राजस्थान की, 15 जुलाई तक जाके सारा इंडिया फिर एंड टू एंड बारिश में कवर हो जाता है, 15 जुलाई तक पहुंचते पहुंचते। तो ये मैप ना तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, आपके एटलसिस में भी दिया हुआ है, यहाँ पे भी दिया हुआ है, जहां मर्जी से रेफर कर लो। ये जो जगह हैं इनके बीच में जो स्टेट्स पड़ रही हैं, खासकर दिल्ली जैसे इलाके, ठीक है, और बाकी भी जितनी स्टेट्स पड़ रही हैं, ऑलमोस्ट वो किन डेट्स के बीच में पड़ रही है ना, ये याद रखना। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे कि उत्तर प्रदेश में किस डेट के पास मॉनसून आएगा। ठीक है, तो अगर तुम देखो उत्तर प्रदेश ये 15 जून इसके बीच में से क्रॉस कर रही है, तो 15 जून मतलब इतनी तुम्हें एग्जैक्ट डेट नहीं कभी लिखी होती, 18-19 करके कभी नहीं लिखी होती, ये 15 जून, उसके बाद अगला ऑप्शन 1 जुलाई होगा। तो 1 जुलाई वाली तो बहुत आगे निकल गई, 15 जून वाला ऑप्शन सही होगा। अभी जैसे पंजाब का पीसीएस आ रहा है, पंजाब के लिए सही डेट होती है 1 जुलाई। अगर पंजाब पीसीएस में पेयर हो रहे हो तो 1 जुलाई याद रखना। ठीक है, वैसे ही हिमाचल ऑलमोस्ट जुलाई से पहले पड़ जाता है, मतलब जून के बहुत बाद में, तो 25 जून के करीब हिमाचल का ऑप्शन होगा। ठीक है, बहुत बड़े बड़े ब्रॉड ऑप्शन होते हैं ताकि तुम आराम से गैस लगा सकते हो, ये सिर्फ याद रखने के लिए। रेड लाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ये जो तुम्हारी ग्रीन लाइन है वो उससे कम इंपॉर्टेंट है, ये बेसिकली मानसून वापस कैसे आता है।
शुरुआत भी ऐसी होती है, सबसे पहले यहाँ से रेन खत्म होगी, फिर यहाँ से खत्म होगी, फिर यहाँ से खत्म होगी, फिर खत्म होते होते बस सारा इंडिया से बारिश खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा है। हॉट समर्स में हमारे नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया के ऊपर लो प्रेशर बन जाता है, जिसके कारण मॉइस्चर की विंड जाती हैं। वही सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है जो मैंने तुम्हें अभी सब कुछ समझाया है। ठीक है, बस उसकी डायरेक्शन सब कुछ हर जगह समझा दी है कि अब यहाँ मुड़ जाएगा, यहाँ मुड़ जाएगा। वही सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में पढ़ लेना। दूसरा एक इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे पढ़ना जरूरी है जिसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, वो है बैरोमीटर। बैरोमीटर, ये जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, लो प्रेशर एरिया, हाई प्रेशर एरिया, बेसिकली ये प्रेशर है क्या? ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर में हवा का तुम्हारे ऊपर, तुम्हारा अर्थ सरफेस के ऊपर कितना, एक जो पूरा एयर कॉलम है उसका कितना प्रेशर पड़ रहा है, इसे हम बैरोमीटर नाम के एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं। अब तुम्हें जो क्वेश्चन आ सकता है वो ये आ सकता है कि बैरोमीटर में कोई चेंजेस आए हैं, उसका क्या मतलब है? अगर बैरोमीटर की जो रीडिंग है वो राइज कर रही है या वहीं खड़ी है, स्टेडी है, ठीक है, या तो राइज कर रही है या वहीं खड़ी है, इसका मतलब है कि वेदर क्लियर है, साफ है। मतलब अगर बैरोमीटर ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो वेदर क्लियर है, हाई प्रेशर है तो वेदर क्लियर है, साफ मौसम है। धीरे धीरे स्लोली कम हो रहा है, उसका मतलब अभी भी वेदर क्लियर है, ज्यादा से ज्यादा थोड़े बहुत बादल आने लग गए होंगे, ठीक है, और कुछ नहीं, कोई ज्यादा बड़ी डिस्टर्बेंस नहीं हुई। पर अगर बैरोमीटर सडनली ड्रॉप मारता है, सडन उसमें ड्रॉप आता है, उसका मतलब होता है कि अब तूफान आने वाला है। ठीक है, जिसका मतलब होता है, इसे दूसरा ऑप्शन यहाँ पे जो हो सकता है वो होता है थंडर शावर्स आने वाले हैं, बिजली भी चमकेगी और बारिश भी आएगी रैपिडली फॉलिंग में। तो ये चीज़ याद रखना, ये डायरेक्टली क्वेश्चन आया था मेरे ख्याल से सीडीएस में आया हुआ है आज तक, पर यूपीएससी, सीडीएस यूपीएससी कंडक्ट करवाती है तो सिविल सर्विसेज उसमें भी आ सकता है और तुम्हारे स्टेट्स में भी आ सकता है। तो ये ऑब्जर्वेशन, ऐसे क्वेश्चन पूछने ही सिविल सर्विसेज पेपर में पसंद है एक्चुअली बॉडीज को, तो याद रखना। नेक्स्ट, कल तुम्हारा 8 जून को वर्ल्ड ओशन डे था। इसका थीम, पेपर में थीम डायरेक्टली पूछ लिया जाता होता है, इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशन। ये थीम था इस साल 2020 का। ठीक है, कि नई इनोवेशंस क्या हैं, क्या बनाई जाएं जिससे हम ओशंस में सस्टेनेबिलिटी ला सकें। बेसिकली ओशन में सस्टेनेबिलिटी चाहिए क्यों, और ये डे ऑब्जर्व करने की जरूरत ही क्यों है? हमारा ज्यादातर जितना भी वेस्ट है, ठीक है, चाहे वो पॉइंट पोल्यूशन हो या नॉन पॉइंट हो, ये होते क्या है ये दोनों मैं समझाता हूँ। पॉइंट पोल्यूशन होता है कि इमीडिएटली जिस जगह पे ये चीज प्रोड्यूस हुई है वहीं पे ये पॉल्यूटेंट बन गई है। ठीक है, जैसे कि लेट्स सपोज ओशन में कहीं पे कोई ऑयल ड्रिलिंग की चीज लगी हुई थी, कल उसकी नीचे अंडरग्राउंड, अंडर वाटर कोई उसकी पाइप फट गई, तो होगा कि आसपास के पूरे समुद्र में तेल फैल जाएगा। ठीक है, जिसके कारण फिशेस मर जाएंगी, बिकॉज एक तो सनलाइट कट गई, दूसरा तुम्हारी ऑक्सीजन की सप्लाई कट गई, ठीक है, और तीसरा तुम्हारे बहुत सारे जितने भी इस एरिया में फिशेस होंगे उनकी लंग्स, उनकी बॉडी के अंदर पेट्रोल डीजल चला जाएगा, तो ऑब्वियसली क्रूड ऑयल चला जाएगा, तो ऑब्वियसली डेथ का ही रीजन बनेगा। नॉन पॉइंट पोल्यूटेंट्स कौन से होते हैं? नॉन पॉइंट पोल्यूटेंट्स होते हैं, लेट्स सपोज हम लैंड पे एग्रीकल्चर कर रहे थे, एग्रीकल्चर पे तुमने क्या कहते हैं पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर सब कुछ स्प्रे किया। अब ये पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर के साथ हो क्या रहा है, ये पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर, लेट्स सपोज बारिश आ गई है, तुमने जो इरिगेशन दिया था वो कहीं ना कहीं ड्रेन होके किसी कैनाल में जाता है, कैनाल से रिवर में जाता है, रिवर एंड में जाके ओशन में गिरती है। तो उससे होता क्या है कि सारे ओशन में ये न्यूट्रिएंट्स का एक्सेस जाके जो गिरता है, उसके कारण ओशन में गंदगी बढ़ती जाती है। दूसरा, सिर्फ यही नहीं, लेट्स सपोज तुमने रिवर्स के अंदर इंडस्ट्रियल वेस्ट फेंकना शुरू कर दिया, या रिवर्स के अंदर रिवर्स के अंदर तुम प्लास्टिक वेस्ट फेंकी जा रहे हो, प्लास्टिक के सारा कूड़ा फेंकी जा रहे हो, वो एंड में जा कहाँ रहा है? सारा जाके ओशंस में गिर रहा है।
इससे अब लॉन्ग टर्म में हमें प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं? देखो, एक तो हम चाहे हम नॉर्दर्न स्टेट्स में रहते हैं तो हमें इतना इन चीज़ों पे कम इफेक्ट आता है, ऐसा नहीं कि इफेक्ट आता ही नहीं है, कम इफेक्ट आता है, पर जो वर्ल्ड वाइड जो ज्यादातर पॉपुलेशन रहती है ना, वो हमेशा कोस्ट के पास रहती है। ठीक है, पूरी दुनिया में ज्यादातर पॉपुलेशन हमेशा कोस्ट से कुछ 100 ऑफ किलोमीटर्स के अंदर रहती है। 100 का मतलब 100, मतलब 900 भी हो सकता है, मतलब ट्रैवलिंग डिस्टेंस के अंदर अंदर रहती है। ठीक है, तो इससे हो क्या रहा है, वो ज्यादातर ओशन फूड, ओशन फिशेस, ओशन फूड पे फीड करते हैं अपने आप को। ठीक है, वहां से न्यूट्रिएंट ड्राइव करते हैं। यहाँ पे अब फिशेस के अंदर जाके एक तो ये प्लास्टिक फंस रहा है, दूसरा जैसे हमारे कई बारी एक वो आते होते हैं ना, कई फेस वॉश या कुछ आते होते हैं कि ये फेस वॉश विद माइक्रो बीड्स करके ऐसे लिखा होता है। ये माइक्रो बीड्स होती क्या है? माइक्रो बीड्स एक तरह से तुम्हारी प्लास्टिक ही होती है। ये माइक्रो छोटे छोटे साइज के पार्टिकल्स होते हैं। तो बड़े प्लास्टिक से शायद फिशेस बच भी जाएं, शायद उन्हें ना भी कंज्यूम करें। ये माइक्रो बीड्स ना पानी के अंदर इतने छोटे छोटे बन जाते हैं कि ये फिशेस के अंदर जाते ही जाते हैं, और अल्टीमेटली जो तुम ओशन से फूड खा रहे हो ये उनके अंदर एंड अप हो जाते हैं। तो तुम उससे 10 गुना ज्यादा पोल्यूशन कंज्यूम कर रहे हो। ठीक है, इस प्रोसेस को कहते हैं, देखो फूड चेन में होता क्या है, प्लांट है, मतलब एक जनरल बताऊं, प्लांट से लेट्स सपोज रैबिट ने प्लांट खाया, रैबिट को स्नेक खा गया, स्नेक को कौन से जानवर को खिलाओगे, ईगल खा गई, ईगल को एंड में जब ईगल मर गई थी उसे जमीन पे वल्चर खा गया। ये जो पूरी चेन है, लेट्स सपोज तुमने यहाँ पे पेस्टिसाइड छिड़का था, रैबिट ने बहुत सारे प्लांट्स खाए होंगे, तो रैबिट में ऑलमोस्ट सारे प्लांट्स का जो पेस्टिसाइड था वो जमा हुआ होगा। अब स्नेक ने भी एक रैबिट तो नहीं खाया होगा, ओवर द टाइम मल्टीपल रैबिट्स खाता होगा, तो यहाँ पे उससे भी ज्यादा एक्यूमुलेशन होगी। ईगल ने भी सिर्फ जिंदगी में एक स्नेक तो नहीं खाया, यहाँ पे और ज्यादा पॉल्यूटेंट बढ़ गए, और वल्चर के पास सबसे ज्यादा पॉल्यूटेंट बढ़ गए। हम इंसान भी जब फाइनल कंज्यूमर बन जाते हैं, ठीक है, फिश हमारे बाद तो कहीं कहाँ ही जाएगी। ठीक है, एक छोटी फिश ने तुम्हारे न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम किए, या तुम्हारे प्लैंकटॉन्स, फाइटोप्लैंकटॉन्स कंज्यूम किए, वो नहीं, फाइटोप्लैंकटॉन्स को ज़ूप्लैंकटॉन्स ने कंज्यूम किया, मतलब छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इसके बारे में तुम एनवायरनमेंट में डिटेल में पढ़ोगे। तो उसमें भी जब हमने फिश, डायरेक्ट पॉइंट में आता हूँ कि उसमें जब हमने फिश कंज्यूम कर ली, फिश कंज्यूम करने के कारण जितना भी उससे नीचे वाले चेन ने सब कुछ कंज्यूम किया था वो हमने कंज्यूम कर लिया। ये पूरा प्रोसेस होता है बायो क्यूमुलेशन, कि जितना तुम फूड चेन के ऊपर जाते जाओगे उतना जो तुम्हारा वेस्ट है, उतना जितना तुम्हारा पोल्यूशन है, वो टॉप वाले के पास सबसे ज्यादा होगा। तभी इसलिए भी रिकमेंड किया जाता है कि, खैर मैं खुद कहने के लिए लायक नहीं हूँ बिकॉज मैं खुद वेजिटेरियन नहीं हूँ, पर इसलिए बोला जाता है कि हमेशा वेजिटेरियन डाइट नॉन वेजिटेरियन डाइट से ज़्यादा बेटर है, बिकॉज हमारे बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स हर चेन के साथ बढ़ते जाते हैं। तो तुम जितना टॉक्सिक खाना है वो हमेशा नॉन वेजिटेरियन साइड होगा। ठीक है, मैं सिर्फ ऐसा साइंस के तौर पे बता रहा हूँ, एडवाइस मैं खुद नहीं दे सकता बिकॉज मैं खुद नहीं जब फॉलो कर रहा, तो एडवाइस तो कैसे दे सकता हूँ। तो ये सबसे पहले 1992 में कनाडा के इंटरनेशनल सेंटर फॉर ओशियानिक डेवलपमेंट ने प्रपोज किया था, जो बाद में जो तुम्हारी अर्थ समिट हुई थी, इसके बारे में तुम एनवायरनमेंट में पढ़ोगे, यूएन कॉन्फ्रेंस और यूएनसीडी की अर्थ समिट हुई थी रियो डी जेनेरियो में, ब्राजील में। वहाँ पे एक बारी इसका रेजोल्यूशन प्रपोज किया था कनाडा ने। उसके बाद फाइनली यूनाइटेड नेशंस ने इसे 2008 में वर्ल्ड ओशंस डे 2008 से मनाना शुरू किया। ठीक है, इस टाइम ये तुम्हारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जो टोटल तुम्हारे 17 गोल्स हैं। ठीक है, इन 17 गोल्स में से एक गोल है कि तुम्हें मेरीन लाइफ, गोल नंबर है 14,
SDG 14 तुम्हारा बात करता है मेरीन लाइफ और उसकी तुम्हारे ओशंस को साफ रखने का। तो ये हमने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, कोई बात नहीं, ये इन्वायरमेंट में सब कुछ आता होता है। जिन्होंने अभी इन्वायरमेंट नहीं पढ़ी है वो थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड महसूस करेंगे, घबराना मत, सब होगा। सिलेबस कवरेज अच्छे से होती है 2030 तक। बस अभी ये याद रखो, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं 2030 तक हमने अचीव करने हैं, मतलब सारी दुनिया ने मिलके अचीव करने हैं, इंडिया के ऊपर स्पेसिफिक कोई नहीं, सारी दुनिया ने, यूनाइटेड नेशंस के अंडर हमने ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाए हैं। सारी दुनिया कोशिश कर रही है इन 17 के 17 गोल्स को मीट करने की। उसमें जो 14th गोल है वो मैरीन पोल्यूशन के ऊपर कंसंट्रेट करता है, ठीक है, कि मैरीन पोल्यूशन खत्म किया जा सके। नेक्स्ट इज इकोनॉमी टू कॉन्ट्रैक्ट 3.2% और तुम्हारे फिस्कल ईयर 2021 में, ये वर्ल्ड बैंक ने बोला है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, जो इस साल पेपर दे रहे हैं, चाहे यूपीएससी का दे रहे हैं, चाहे पीसीएस का दे रहे हैं, चाहे एचएस का दे रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाते हैं। क्या क्वेश्चन आता होता है? क्वेश्चन में लिखा होगा ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की जाती है, ठीक है, हु पब्लिशेस ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। ऑप्शन होगा, सही ऑप्शन होगा वर्ल्ड बैंक। डायरेक्टली ये क्वेश्चन आता होता है। हाँ, यूपीएससी के पेपर में तो अगर मैं तुम्हें खासकर बताऊं, यूपीएससी के पेपर में हर साल एक क्वेश्चन सिर्फ रिपोर्ट्स का होता है। इसी कारण जब हम तुम्हारा इंटरनेशनल मॉड्यूल करते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस करेंगे, उसमें एक चैप्टर सिर्फ ये रिपोर्ट्स के बारे ही हम पढ़ते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन 100% यूपीएससी में हर साल यही आना है। ये सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट है, मतलब अभी तक फिलहाल के लिए, तो इस साल जो अपेयर हो रहे हैं उनके लिए ये रिपोर्ट इंपॉर्टेंट पड़ती है, याद रखना। अब वर्ल्ड बैंक बेसिकली तुम्हारी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो दुनिया भर की सरकारों को और बहुत सारे प्रोजेक्ट स्पेसिफिक, मतलब सेंटर की सरकारों को भी और स्टेट की सरकारों को भी लोन और ग्रांट्स भी देती है। अब लोन और ग्रांट में फर्क क्या होता है? ग्रांट का मतलब होता है कि पैसे दे दिए, तुमने कभी वापस नहीं मांगे, तुमने सारा का सारा जितना पैसा दिया तुमने कहा कि रखो और इसे डेवलपमेंट में यूज करो, ये ग्रांट होती है। लोन होता है कि पैसा वापस चुकाना पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट कई बार वर्ल्ड बैंक 0% भी रख देता है, नहीं तो आम 1% इतना ही रखता है, ताकि सरकारों के ऊपर कभी ये लोन बर्डन ना बने, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक की मर्जी है, कहीं जो बहुत ही पॉपुलेशन के लिए, खासकर पावर्टी खत्म करने के लिए जो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे कि इंडिया में बहुत सारे जगहों पे आरओ स्टेशन लगाए, जहाँ पे तुम आरओ का जाके फ्री में आरओ प्यूरिफाइंग पानी हर कोई भर सके। इस कारण क्या किया, बहुत सारे गांव में एक एक आरओ के स्टेशन लगा दिए थे, ठीक है, कि वहाँ लोग जाएं अपनी बड़ी कैनियाँ लेके, उसमें आरओ फिल्टर पानी भर सके। वो जो आरओ स्टेशन है ना, वो एक्चुअली वर्ल्ड बैंक ने लगवाए थे ग्रांट्स देके, ठीक है। तभी अगर अब तुम नोटिस करोगे, अगर तुम्हारे घर के आसपास कहीं है तो ज्यादातर बंद हो गए हैं, ठीक है, मशीनें खराब हैं, सब खराब है, बिकॉज वर्ल्ड बैंक ने तो ग्रांट दी थी, उन्हें लगवाने की मशीनरी की कॉस्ट दे दी, बिल्डिंग की कॉस्ट दे दी, पर उसके बाद उन्हें मेंटेन करना तो जो तुम्हारी स्टेट की सरकारें हैं उनकी जिम्मेदारी थी। उन्होंने अपने हिस्से का कभी खर्चा डाला ही नहीं, तो मेंटेनेंस उनकी हो नहीं रही, तो वो सारी की सारी वैसे ही खराब पड़ी। तो ये ग्रांट्स ऐसे अच्छे काम भी करती हैं, पर उसके बाद स्टेट्स अगर अपनी जिम्मेदारी भूल जाते हैं तो वो ओवर द टाइम स्ट्रक्चर खराब हो ही जाना है। पर वर्ल्ड बैंक इस मामले में अच्छा काम करता है। इसमें दो इंस्टीट्यूशंस हैं, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये बेसिकली जो तुम्हारी दुनिया की लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है ना, उन्हें खासकर के लोन्स देता है और ग्रांट्स बहुत सारी देता है। पिछले साल तक इंडिया भी इसमें से बहुत सारे ग्रांट्स और ये चीज़ें लेता था, ठीक है, पर पिछले साल हमें इसमें से इनएलिजिबल कर दिए गए, बिकॉज हम अब लीस्ट डेवलप नहीं रहे हैं। हमारे लिए जो ज़्यादा रेलिवेंट इसका ऑर्गन है वो है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ये तुम्हारी इंडिया जिस ग्रुप में पड़ता है, मिडिल इनकम
डेवलपिंग कंट्री, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, उन्हें फंडिंग देता है, ठीक है, ग्रांट्स भी और लोन भी, ठीक है, दो अलग अलग ज़रूरतों के लिए। ये बहुत ही ज़्यादा गरीब देशों के लिए बनाया हुआ है। इंडिया में देखो गरीबी बहुत है, इस कारण चाहे मैक्सिमम लोग जैसे देख रहे होंगे, चाहे तुम वेल ऑफ, चाहे तुम हो, चाहे तुम स्ट्रगल कर रहे हो, पर इंडिया की ओवरऑल कंडीशन यही है कि इंडिया की 60% से ज़्यादा आबादी पावर्टी में है, ठीक है। तो इसे दूर करने के लिए वर्ल्ड बैंक बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, बहुत सारी चीज़ों में सरकार की मदद करती रहती है, ठीक है। तुम चाहे वेल ऑफ हो, पर इंडिया की ज़्यादातर पॉपुलेशन वेल ऑफ नहीं है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक हमारे वर्ल्ड बैंक ग्रुप का एक पार्ट है। वर्ल्ड बैंक की जो टारगेट है वो रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी, मैंने तुम्हें पहले बताया 1944 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में बना था। इसके साथ में एक और ऑर्गेनाइजेशन भी क्रिएट की गई थी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसके बारे किसी और करंट अफेयर में कवर करेंगे। पर इन दोनों को सिस्टर इंस्टीट्यूशंस कहते हैं, क्योंकि ये दोनों एक साथ बनी थी, ठीक है। ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस भी कहते हैं, सिस्टर इंस्टीट्यूशंस भी कहते हैं, बिकॉज ये दोनों एक साथ क्रिएट हुई थी, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ। आईएमएफ बेसिकली तुम्हारी मुसीबत में पड़ी हुई सरकार है, जिनके पास रिजर्व का पैसा, फॉरेन एक्सचेंज का पैसा बहुत कम बचता है, उन्हें हेल्प करने के लिए। इसके बारे में डिटेल कभी ना कभी पाकिस्तान की खबर आई जाएगी, तब हम आराम से बैठ के पढ़ेंगे इसे, ठीक है। एक चीज़ जो बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी मानी जाती है वर्ल्ड बैंक में, वो ये है कि जो वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट होता है, चाहे वर्ल्ड बैंक पूरी दुनिया को केटर करता है, पर वर्ल्ड बैंक का जो हमेशा प्रेसिडेंट होता है ना, वो हमेशा अमेरिकन रहा है, ठीक है। वो हम हमेशा अमेरिका का ही सिटीजन होता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा जिसे माना जाता है कि बाकी दुनिया के लिए बहुत ही इस चीज़ में पार्शियल है, ठीक है। पर हर चीज़ के कुछ क्रिटिसिज्म भी होते हैं, कुछ बेनिफिट भी हैं। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। ये क्वेश्चन भी कई बार यूपीएससी नहीं पूछती, स्टेट सर्विसेज में ये क्वेश्चन आ जाते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर का है, तो दोनों का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। नेक्स्ट सरकार की स्कीम है जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन क्या है? इसका एम है कि हर रूरल हाउस होल्ड, देखो अर्बन इसमें नहीं किया गया, तो स्टेटमेंट को इसलिए ध्यान से पढ़ना जरूरी होता है पेपर में। यहाँ पे एवरी हाउस होल्ड, अगर रूरल हटा दिया वो स्टेटमेंट गलत हो जाती है, क्योंकि उसमें अर्बन हाउस होल्ड भी आ जाते हैं। सही स्टेटमेंट में रूरल वर्ड आना चाहिए। हर रूरल, हर जो तुम्हारे रूरल एरिया का हर हाउस होल्ड जो है, उस तक पाइप्ड वाटर कनेक्शन पहुंचे, ठीक है। उनके घर तक तो पानी की पाइपें बिछ जाएं और उनके घर तक, ताकि उन्हें दूर तक कहीं पानी जाने के लिए ट्रैवल ना करना पड़े, उनके अपने टैप वाटर अवेलेबल हो। इसका हमने टारगेट रखा है 2024 तक सारे रूरल हाउस होल्ड्स में हमने पाइप्ड वाटर पहुंचाना। इसमें तुम पूरे की पूरे गांव में वाटर सप्लाई की पाइपें बिछाने की बात कर सकते हो। कोई पुराना जो वाटर का सोर्स था जो पूरा खराब हो चुका है, या पाइपलाइंस जो वहां पे पानी लेके आती थी वो टूट चुकी हैं, खराब हो चुकी हैं, उन्हें दोबारा से मेंटेनेंस, दोबारा से सपोर्टिंग सिस्टम, अगर कोई चीज़ कंपोनेंट मिसिंग है तो सिर्फ वो कंपोनेंट इंस्टॉल करके, सारी कुछ बीच में ब्रोकन पीसेस चेंज करके उसे दोबारा से काम करने लगा दोगे। कहीं और से सरप्लस पानी से, मतलब किसी गांव में पानी सरप्लस है, किसी में कमी है, तो पानी ट्रांसफ़र करने का भी इसमें प्रोविज़न है। ये गांव के एक कोने में ज़्यादा है, दूसरे कोने नहीं है, तो पाइप से एक साइड से दूसरी साइड भी सप्लाई हो सके। टेक्नोलॉजी से जो वेस्ट वाटर है उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके। सिर्फ वेस्ट वाटर नहीं, जो पानी आ भी रहा है तुम्हारे सोर्सेज किसी भी सपोज रिवर से, अब इन सब में पॉल्यूटेंट्स भी हैं, बैक्टीरिया भी हैं, वायरस भी हैं पानी के अंदर। अगर तुम डायरेक्टली पानी ये पी लोगे शायद तुम बीमार पड़ जाओ। तो इस कारण बहुत ज़रूरी है पानी को पोटेबल बनाना। पोटेबल का मतलब है कि हमारी कंज्यूम करने, हम पी सकें उस क्वालिटी का बनाना। तो बहुत सारे तुम्हारे के प्योरीफाइंग प्रोसेस में जैसे क्लोरीन ऐड की जाती है, ताकि पानी के अंदर जितने बैक्टीरिया वायरस हैं वो मर जाए, ठीक है। तो ऐसा ट्रीटमेंट है,
पाइप में भेजने से पहले करना जरूरी है। जैसे कि अगर तुम किसी होटल जाओगे ना, तुम हमेशा एक कंसेप्ट देखना, अगर जो अच्छे होटल हैं उनमें, खैर हमने बाहर से कॉपी मारा है, कभी यूज मत करना इसे। जब वॉशरूम यूज करोगे ना, वॉशरूम में ना सिंक के पास ना यहाँ पे एक ग्लास रखा होता है हमेशा। ये बेसिकली क्या है, ये इंडिया का कंसेप्ट नहीं है। अब ये सारे ऑब्वियसली 5 स्टार होटल बनने के लिए, 3 स्टार होटल बनने के लिए ये कंसेप्ट बाहर से कॉपी मारते हैं, और ये इंडिया का कंसेप्ट लागू इंडिया पे नहीं होता। ये ग्लास रखा क्यों होता है? बेसिकली जो अमेरिका है ना, ये कंसेप्ट वहाँ का है, यूएसए। यूएसए में लोगों के घरों में उन्होंने आरओ फिल्टर कभी नहीं लगाए होते हैं। उन लोगों के घर पे कोई फिल्टर, कोई आरओ जैसी कोई चीज़ नहीं है, जैसे हमारे तो यहाँ पे लगे हुए हैं ना। वहाँ पे ये सारी जिम्मेदारी सरकार ने उठाई हुई है। वहाँ पे सरकार क्या करती है, सारा पानी ट्रीट करके फिर पाइप्स में भेजती है। तो वहाँ क्या होता है, जैसे किचन का सिंक हो गया या वॉशरूम का सिंक हो गया, कहीं पे भी तुम्हें अगर पानी की प्यास लगे, तुम डायरेक्टली टैप ओपन करके पानी भर सकते हो और पी सकते हो। वहाँ पे ये कंसेप्ट है, अगर वहाँ पे तुमने पानी पीना है, तुम कोई आरओ फिल्टर में जाके नहीं खोलोगे, या कोई स्टोरेज की जगह नहीं होगी, तुम डायरेक्टली जो टैप है, जो टूटी लगी हुई है, बस उसे ओपन करोगे, उसमें से जो पानी आ रहा है वो पी लोगे। वो इतना साफ करके पानी भेजते हैं, इस कारण ये कंसेप्ट है वहाँ पे। हमारे यहाँ पे ग्लास का कोई यूज नहीं है, ठीक है? कभी गलती से पी भी मत लेना, बीमार पड़ सकते हो, चांसेस हैं। देखो कई जगह पे ट्रीटेड वाटर भी है, मैं ऐसे नहीं कहता सारे इंडिया में पानी गंदा है, पर रिस्क क्यों लेना? फिर रेट्रोफिटिंग, ये सब कुछ अच्छा। इसमें एक चीज जो बतानी सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है ग्रे वाटर मैनेजमेंट। अब ग्रे वाटर मैनेजमेंट क्या होता है? ग्रे वाटर क्या होता है? बेसिकली नाम पे मत जाना, ग्रे कलर नहीं होता इस पानी का। ग्रे वाटर है, लेट्स सपोज तुमने हैंड वॉश किए, तो सिंक में पानी गया ना वेस्ट, अब पानी तो साफ ही था, सिर्फ उसमें सोप ऐड हुआ है, बाकी तो पानी साफ ही है। ऐसे ही तुम्हारे बाथ के टाइम पानी तो साफ ही है, बस उसमें वो चीजें ऐड होगी। तो जितना भी ऐसा पानी होता है जिसमें मतलब तुम्हारा फीसेस नहीं जुड़ा होता, और वो पानी किसी और चीज के लिए यूज हो सके, ठीक है? हम पी तो नहीं सकते ऑब्वियसली, पर लेट्स सपोज उसमें से मैं सोप जैसे फिल्टर सब कुछ बाहर निकाल दूं, ओवर द टाइम मेम्ब्रेन से फिल्टर करके सोप जैसी चीजें बाहर निकाल दूं, पीछे एक सेमी क्लीन वाटर तो बचेगा। अब मैं उस सेमी क्लीन वाटर का कर क्या सकता हूँ, उसे एग्रीकल्चर में यूज कर सकता हूँ, गार्डनिंग के लिए यूज कर सकता हूँ, हमारे जो टॉयलेट के फ्लशेज हैं उसमें वो यूज हो सकता है। मतलब ह्यूमंस उस पानी को दोबारा दोबारा कैसे यूज कर पाए, वो होती है ग्रे वाटर की पूरी मैनेजमेंट। ये ग्रे वाटर होता है जो यहाँ से निकलता है, इसे तुम अगर रीयूज में ला सको, वो ग्रे वाटर की मैनेजमेंट। तुम्हारा जल ये जल जीवन मिशन का सबसे मेन हर हाउस होल्ड के लिए क्या ऑब्जेक्टिव है? 55 लीटर पर कैपिटा, मुझे पर कैपिटा का मतलब होता है पर पर्सन पर डे, यानी कि हर इंसान को, मतलब एक घर में जितने भी इंसान है पर पर्सन हुआ, हर इंसान को 55 लीटर पर डे मिले पर पर्सन को, ठीक है? 55 लीटर डिलीवर करना है। तो ये जो स्कीम है, ये सेंटर, मैंने जैसे तुम्हें पहले स्कीम की क्लासिफिकेशन बताई थी, सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है। स्पॉन्सर्ड का मतलब होता है कि सेंटर इसमें कुछ कंट्रीब्यूशन डालती है, बाकी की कंट्रीब्यूशन स्टेट्स खुद डालती है, ठीक है? तो जो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं और जो यूटीज हैं, ठीक है, सॉरी, जो तुम्हारी नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं और तुम्हारी हिमालयन स्टेट, उत्तराखंड, हिमाचल और तुम्हारा यूटी, खैर अब पहले जम्मू कश्मीर भी हिमालयन स्टेट थी, पर अब वो यूटी बन चुकी है, तो इस कारण वो इस लिस्ट से तभी बाहर है। हिमालयन स्टेट्स उत्तराखंड और हिमाचल ही रहेगी, और तुम्हारा सारा नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स, यहाँ पे 90% पैसा सेंटर लगाएगी, 10% पैसा यहाँ की स्टेट्स को लगाना है, और सारा वो प्रोजेक्ट पूरा कर सकते हैं। यूटीज के अंदर ऑब्वियसली यूनियन टेरिटरीज तुम्हारी सारी की सारी सेंटर ही कंट्रोल करता है, तो सारा का सारा पैसा सेंटर लगाएगा, यूटीज का अपना कोई पैसा नहीं लगेगा। यूटीज का बिकॉज अपना कोई पैसा नहीं होता, सारा पैसा सेंटर का ही होता है। जो तुम्हारा सेंटर का बजट अनाउंस होता है ना, उसमें हर यूटी का बजट भी होता है।
उसके बाद जो बाकी स्टेट्स हैं जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, ये जितनी स्टेट्स हैं यहाँ पे 50-50% कॉन्ट्रीब्यूशन है। 50% स्टेट डालेगी, 50% सेंटर डालेगा, 50% ये सारी स्टेट्स डालेंगी अपनी अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, बाकी इसी से जुड़े हुए पॉइंट हैं और बाद में ग्रे वाटर मैनेजमेंट के भी पॉइंट्स यहाँ पे दिए हैं, उसके कुछ बेनिफिट क्या क्या हो सकते हैं, ये तुम्हें डायरेक्टली पेपर में आ सकते हैं ये बेनिफिट्स, यहीं से याद कर लें। वही कि पानी बच जाएगा, ठीक है, इन्वायरमेंट में ये चीज़ें फालतू में डिस्चार्ज नहीं होंगी तो इन्वायरमेंट भी बचती है, तुम्हारे ग्राउंड वाटर को भी तुम रिचार्ज करवा सकते हो इसके थ्रू। ठीक है, उसके बाद एनर्जी कंजम्पशन रिड्यूस हो जाएगी बिकॉज वाटर ट्रीटमेंट, जो तुम अगर सारा का सारा पानी म्यूनसिपल जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं जहाँ पे सारा का सारा ही पानी का सारा पानी ट्रीट होता है, चाहे वो फीकल हो चाहे नॉन फीकल हो, वहां पे अगर ये पानी जाएगा तो पानी गंदा तो इतना था नहीं, पर अगर बाकियों के साथ इन्वॉल्व होगा तो ज़्यादा एनर्जी लगेगी क्लीन करने में, बिकॉज मिक्सचर पानी के अंदर घुल तो चीज़ें जल्दी जाती हैं इस कारण। अब कुछ तुम्हारे स्टेट सर्विसेज के क्वेश्चंस। वंदे भारत मिशन क्या है? जो तुम्हारी एयर इंडिया और उसकी सब्सिडरी एयर इंडिया एक्सप्रेस, सारी दुनिया से तुमने न्यूज़ सुनी होगी, सारी दुनिया से जो इंडियंस और कंट्रीज में फंसे हुए हैं और वापस इंडिया आना चाहते हैं कोविड के चलते हुए, उन्हें जो वापस लाने का मिशन बाय एयर किया जा रहा है उसका नाम रखा गया है वंदे भारत मिशन। इसमें एयर इंडिया पूरी दुनिया से तुम्हारे इंडियंस को वापस लेके आ रही है, ठीक है, लगातार इंटरनेशनल फ्लाइट्स चला के। इसका दूसरा कंपोनेंट है ऑपरेशन समुद्र सेतु। समुद्र सेतु में क्या है, जो तुम्हारी इंडियन नेवी की शिप्स है ना, वो तुम्हारे इंडियन ओशन में जितनी आसपास कंट्रीज है जैसे श्रीलंका होगी, मालदीव्स होगी और ईरान हो गया, फिर तुम्हारा यूएई, फिर ओमान, फिर सऊदी अरेबिया, यहाँ पे जो इंडियंस फंसे हुए हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे अपनी शिप्स भेज रहे हैं, शिप्स के अंदर इंडियंस को भर के वापस ला रहे हैं। ठीक है, तो जो समुद्र के थ्रू शिप्स के थ्रू इंडियंस को वापस लाया जा रहा है उसका नाम है समुद्र सेतु, और जो हवा से लाए जा रहे हैं वो है वंदे भारत मिशन। ठीक है, उसके बाद तुम्हारी एक एनजीओ का नाम अखबार में था, बचपन बचाओ आंदोलन एनजीओ जो है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये तुम्हारी नोबेल पीस प्राइज विनर जो था कैलाश सत्यार्थी, ये इनकी एनजीओ है, इस कारण ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड का नाम आया हुआ था जकिंडा अर्डेन। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, न्यूजीलैंड दुनिया की वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री, एक्चुअली फर्स्ट कंट्री बनी है जहां पे कोरोना खत्म हो गया। उन्होंने इतनी अच्छे से लॉकडाउन सही टाइम पे करके सब कुछ इम्प्लीमेंट के बहुत ही अच्छे से विद इन 70 डेज, उनके 70 दिन हो गए थे टोटल, धीरे धीरे उन्होंने एक्टिविटीज खोलते गए, टोटल 70 दिन हो गए थे, 70 दिन बाद 74 के आई थिंक अराउंड हो गए, 74 डेज में मतलब उन्होंने अपनी सारी इकोनॉमी अब ओपन कर दी है, सिर्फ फॉरेन ट्रैवल बंद है, देश अपने आप में खुल गया है और देश के अंदर एक भी कोरोना का केस अब नहीं है। न्यूजीलैंड दुनिया की फर्स्ट कंट्री है और एक्चुअली न्यूजीलैंड की बहुत ज़्यादा प्रेज की जा रही है, और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है बिकॉज ये कंट्री एक फीमेल प्राइम मिनिस्टर द्वारा लेड है। तो इसे तुम अपने जब मेंस के आंसर लिखते हो, ऐसे लिखते हो, ज़रूर इनकी तारीफ करते हुए भी लिख सकते हैं, इन्हें प्रेज करते लिख सकते हो, बिकॉज जहाँ पे सारी दुनिया फेल हुई है, एक वो कंट्री जो वुमेन प्राइम मिनिस्टर, तो वुमेन एम्पावरमेंट के ऐसे या आंसर्स में ये चीज़ें लिख सकते हैं कि एक लीडरशिप कितनी इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जैसे हम देखते हैं कि हमारे लोकसभा राज्यसभा वुमेन की रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, 11% पे है, यहाँ पे एक फीमेल प्राइम मिनिस्टर ने के अंडर चलने वाली कंट्री ने सबसे पहले जो पेंडेमिक है जो सारी दुनिया को इस टाइम ट्रबल में रख रहा है उससे मुक्ति पा ली है। ठीक है, तो ये वुमेन एम्पावरमेंट और महिला शक्ति शो करता है। नॉटर डैम तुम्हारा ना एक कैथीड्रल था, क्रिश्चियन कैथीड्रल था जो पेरिस में था, लास्ट ईयर ये जल गया था। ठीक है, सारा का सारा इसमें इलेक्ट्रिसिटी का शॉर्ट सर्किट हो गया था और सारा का सारा
नोटर डैम तुम्हारा जल के खत्म हो गया था। अब इसे धीरे धीरे इसके अंदर जो जितना मेटल पिघल के आपस में जुड़ गया था ना, अब इसे धीरे धीरे तोड़ना शुरू कर रहे हैं, ताकि बाद में जितनी खैर एंड में बिल्डिंग बचेगी उसे रिवाइव करके दोबारा से बनाया जा सके। ये तुम्हारे पेरिस शहर जो फ्रांस में है वहाँ पड़ता था, बहुत इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन थी, बहुत लोग जाते थे हर साल, तो इस कारण ये इम्पोर्टेंट था। कोई डाउट्स किसी के भी कोई तो पूछ सकते हैं। जैसे ऑपरेशन समुद्र सेतु है ना, हाँ जी, ऐसे एक सेतु समुद्रम भी था। सेतु समुद्रम हाँ जी। कब? अभी? अच्छा, ये श्रीलंका, आई थिंक श्रीलंका और इंडिया के बीच का डिस्प्यूट था। नहीं 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 नहीं, वो तो जो एक देख लो तुम किस चीज को रेफर कर रहे हो, मैं गलत बताऊं। हाँ वो तो प्रोजेक्ट था, वो श्रीलंका, मैं वही प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, एडम्स ब्रिज जो प्रोजेक्ट था। तो बेसिकली है क्या, वो श्रीलंका और इंडिया के बीच में वो डिस्प्यूट नहीं है, वो इंडिया के अंदर ही डिस्प्यूट था। हम क्या करना चाहते थे, देखो ये इंडिया, ये श्रीलंका है, यहाँ पे ये जो ऐसे ना अगर नेट पे देखोगे ना, ऐसे छोटे छोटे यहाँ पे पत्थर दिखते हैं, ठीक है, जो पानी के अंदर सबमर्ज हुए हुए हैं। अब हिंदू रिलीजन के मुताबिक ये पुराने टाइम पे वो ब्रिज है, वो सेतु, सेतु का मतलब होता है ब्रिज, ये वो ब्रिज है जो श्री राम ने बनवाया था लंका जाने के लिए, और उसके लिए यूज हुआ था। अब ये डूब चुका है, ठीक है, हिंदू रिलीजन के मुताबिक ये चीज है। अब ये एक्चुअली जो तुम्हारी पिछली यूपीए की सरकार थी ना, वो ये करना चाहती थी, बिकॉज मनमोहन सिंह जी के अंडर हमेशा जो बात सोची गई वो इकोनॉमी को बढ़ाने की सोची गई, तभी रिलीजन उनके लिए इतना मैटर नहीं करता था, उनके लिए इकोनॉमी ज़्यादा मैटर करती थी, तभी करके इंडिया 2014 तक जितना ग्रो कर रहा था, उसके बाद हमारी इकोनॉमी सारी की सारी बैठ गई। तो प्लान क्या था, अभी देखो कोई भी हमें बड़े साइज की जो शिप होती है ना, लेट्स सपोज इंडिया के इस कोने से इस कोने में लेके जाना है, हमें पूरी श्रीलंका घुमा के लेके जानी पड़ती है, ठीक है। दूसरा, कोई भी इंटरनेशनल शिप भी पास करती है ना, वो एक्चुअली श्रीलंका के पोर्ट्स पे रुकेगी, इंडिया के पोर्ट्स पे नहीं रुकेगी, बिकॉज इंडिया का ये वाला पोर्शन यहाँ पे नीचे पत्थर होने कारण ना है, जो बड़ी शिप्स हैं वो ट्रैवल नहीं कर पाती, ठीक है, वो नीचे टकरा जाएंगी। हमारा क्या प्रोजेक्ट था जो सेतु समुद्रम था, कि ये जो नीचे पत्थर है ना, हमने ये सारे के सारे इनके ऊपर टीएनटी लगा के ये सारे उड़ा देने थे, ताकि ये यहाँ पे सारा ये साफ हो जाए और यहाँ से क्लियर रास्ता बन जाए निकलने के लिए। फिर हमने क्या करना था, यहाँ पे पोर्ट्स बनाने थे इंटरनेशनल लेवल के, मतलब मेजर पोर्ट पे बनाना था, ताकि हम बाकी कंट्रीज के कार्गो सप्लाई चेन का भी पार्ट बन सके, और हमारी शिप्स को भी घूम के ना जाना पड़े, यहीं से यहीं निकल जाए। पर इंडिया में बहुत सारे, ये जब से अनाउंस हुआ था तब से लेके लगातार प्रोटेस्ट होते रहे हैं, और साल 2 साल पहले सरकार ने ये प्रोजेक्ट ही ड्रॉप कर दिया, ठीक है, बहुत साल तक ये कोर्ट में फंसा रहा, तो तुम्हारी एनडीए सरकार ने इस प्रोजेक्ट को ही ड्रॉप कर दिया, बिकॉज वोट भी कोई चीज़ है, ठीक है। सिर्फ ऐसा नहीं कोई मैं अगलों के अगेंस्ट या कुछ हूँ, पर जिस चीज़ पे अगले वोट सीख करते हैं, हिंदुइज्म के नाम पे सबसे बड़ी वोट है उनकी, तो तुम उन चीज़ों को हर्ट करके अपनी वोट तो कभी नहीं गंवाना चाहोगे, ठीक है, इस कारण ये इशू है। किसी और को कोई डाउट या किसी और चीज़ पे डाउट? सर जैसे वर्ल्ड बैंक के लिए प्रोविजन है ना कि उसका जो प्रेसिडेंट है वो अमेरिकन होना चाहिए, हम्म, हाँ जी, तो क्या सर आईएमएफ के लिए भी ऐसा ही है? हाँ जी, बिल्कुल आईएमएफ के लिए भी आ, नहीं, आईएमएफ के लिए हमेशा ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है, आईएमएफ के केस में एक्सेप्शंस भी हुई हैं, ठीक है, फ्रांस के भी हुए हैं, पर वो ज्यादातर अब क्या होता है, वो ज्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज से हैं अब, ठीक है, उनमें से भी अगर तुम मेजोरिटी लगाओगे तो वो अमेरिकन रहे हैं। पर
जितने नॉन भी रहे हैं ना, नॉन अमेरिकन भी रहे हैं, वो ज्यादातर यूरोपियंस या कैनेडियंस, मतलब वाइट्स ही रहे हैं। तो इस कारण उसकी भी ये डिस्क्रिमिनेशन है कि वो बाकी सारी दुनिया को रिप्रेजेंटेशन नहीं देते। और 90% उसके भी अमेरिकन रहे हैं, पर कुछ रिसेंट पास्ट में और लोग भी उसके पार्ट जरूर बने। ठीक है, सर चलो ये था आज का करंट अफेयर का लेक्चर।